गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये जो लेसन है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आइए हम इसकी बात कर लेते हैं चैप्टर की पूरी अच्छे से। ये नोट्स से केवल आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। कुछ अपलोडेड हैं, कुछ वीडियो भी अपलोड होंगी। आइए नोट्स एक बार हम ठीक से देख लेते हैं। देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक आपका है मैकेनिक्स। आपको साथ दिख रहा होगा मैकेनिक्स, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिक्स टॉपिक आपका पहला है, ठीक है। अब मैकेनिक्स में इसको बोलते क्या है, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपके मैकेनिक्स का एक पार्ट है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताए, वो बताए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रुका हुआ है, उसको हम मैकेनिक्स बोलेंगे। अब मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं, इसको हम सब ब्रांचेज बोलते हैं। पहला है काइनेमेटिक्स, मतलब एक ऐसी ब्रांच, देखो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। पहली ब्रांच हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमें ऑब्जेक्ट की ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन के बारे में बताती है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन। सेकंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की वह ब्रांच जो हमें ऐसे कंडीशन के बारे में स्टडी करती है, जो हमें ऐसे कंडीशन के बारे में बताती है, जिसमें हम ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसका रीजन नहीं जानते कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। बिना रीजन के हम केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और फिर थर्ड ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कॉन्सिडरेटिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन। मतलब हम, देखो बात को समझो, स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केवल रुके हुए ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, चलने लगे, तो अगर उसके बारे में पढ़ना है तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और लेकिन रीजन नहीं जान पाएंगे कि क्यों चलने लगा। अगर क्यों चलने लगा ये पढ़ना है तो हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स में हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ये क्यों, कैसे मूव कर रहा है और कब तक मूव करेगा। सबसे अब इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी रेस्ट की है, ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ हो। हम रेस्ट कंडीशन को एक ऐसी पोजीशन, जब आप देखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट कंडीशन। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को ना चेंज कर रहा हो विथ रेस्पेक्ट टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। जैसे मान लो कि टेबल पे कोई नोट्स रखी है, अब वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं, जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? रेस्ट कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है? मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, इधर उधर हिल डुल रहा हो, चल फिर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन। जैसे कोई चलती हुई ट्रेन, जैसे आप मूव करते हो कोई भी चीज़, जैसे देखो ये स्लाइड मूव किया, ये देखो मूव किया, ये मोशन हो गया। अगला टॉपिक क्या है आपका? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओवन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे तो आप ऐसे नॉर्मल जान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका आकार, जिसका साइज पॉइंट के बराबर हो, लेकिन वो साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 किलोमीटर की एक रेल की पटरी है, तो उस पर जो रेल आ रही होगी, जो ट्रेन आ रही होगी, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। जैसे मान लो आपकी छत 2 किलोमीटर लंबी है, तो उसके लिए आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। जैसे हेलीकॉप्टर से कोई आपको देखे तो उसके लिए आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। आप एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले के लिए आप क्या हो? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम देखें तो हमें पॉइंट की तरह दिखाई पड़े, बहुत छोटा दिखाई पड़े, ठीक। देखो हमने आपको एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग इट्स मोशन अराउंड द सन। जैसे सन से हम अर्थ को देखें तो हमें अर्थ बहुत छोटा दिखाई देगा। उसी तरह ए ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट की कितनी कंडीशन होती है। कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी कंडीशन कितनी होगी। देखो यहाँ हमने आपको बताया 1 डायमेंशनल मोशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि कितने एक्सिस ले रहा है वो। आपने एक्सिस पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है।
तो पहला देखते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स। देखो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताने के लिए हम केवल एक कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, केवल एक्स का या केवल वाई का या केवल जेड का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे छत पर से गिरती हुई गेंद, ठीक, आपने कोई गेंद हवा में उछाली फिर कैच कर ली, ये सीधे पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ये सब वन डायमेंशनल है, जिसको बताने के लिए केवल हम एक कोऑर्डिनेट का यूज करें, एक्स का या वाई का या जेड का। अगली बात कर रहे हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन, कोई भी ऐसा मोशन जिसको बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत लगे, एक्स वाई की या एक्स जेड की या वाई जेड की। देखो हमने एग्जाम्पल में आपको दिया है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, या कोई गाड़ी जिगजैग मोशन कर रही हो, घुमावदार रोड हो और उस पर कोई गाड़ी मूव कर रही हो। अगला है 3 डायमेंशनल मोशन। देखो अब क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन को बताने के लिए, मोशन की डायरेक्शन को बताने के लिए हम तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, एक्स वाई जेड तीनों का। देख लो हमने एग्जाम्पल में आपको एक फिगर बना के दे दिया, ग्राफ। इसका एग्जाम्पल जैसे उड़ती हुई पतंग उड़ रही हो या उड़ता हुआ एरोप्लेन, इसे बताने के लिए हमको तीनों एंगल दिखाने पड़ेंगे, तीनों एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब के वीडियो पे जाइएगा, आपको हर चीज़ बहुत एक्सप्लेन में दी जाएगी, एक एक चीज़ 1 बाय 1 कल से वीडियो जिसके मिलने लगेंगे। और कुछ चीज़ें जानते हैं। अगली बात है डिस्टेंस। देखो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी बॉडी, कोई भी बॉडी है, उसके इनिशियल से फाइनल पोजीशन की टोटल पाथ को हम बोलेंगे लेंथ। जैसे मान लो कोई बॉडी ए से सी तक गई, देखो एरो बना हुआ है, ए से सी तक गई, फिर ए से बी तक गई, तो इसकी लेंथ क्या हुई, ए सी प्लस सी बी। ए से सी तक गई, फिर सी से बी तक गई, तो इसकी लेंथ हुई ए सी प्लस सी बी, ठीक है। डिस्टेंस, अब इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, और सीजीएस में यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज ऑफ इट्स इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। समझो यहाँ पर अगर टोटल का डिस्टेंस लेंगे तो टोटल कवर्ड पाथ लेंगे तो डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम बिना डायरेक्शन के नहीं बता सकते, ठीक। दोनों की यूनिट मीटर ही होती है। डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की डायमेंशन भी एल होती है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी टाइप की होती है समझो। पहले डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स राइट इन टाइम t1 टू t2। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे देखो यहाँ एग्जांपल समझो, कोई ऑब्जेक्ट ओ एक पॉइंट है, ओ से एक्स तक आया और एक्स तक आने में इसको t1 सेकेंड लगा, फिर ए से बी तक आया, इसको t2 सेकेंड लगा। अब बात को समझो, अगर x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्टेंस x2 को डिस्टेंस x1 से माइनस करो और वो 0 से ज़्यादा आए तो समझना ना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और अगर x2 को x1 से माइनस करो और वो वैल्यू 0 से कम आए, मतलब आंसर उसका माइनस में आए, समझ जाना निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। और जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर x2 को x1 से माइनस कर दो आंसर 0 आ जाए, दो डिस्टेंस दी हो, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, दोनों को जोड़ोगे तो उसका आंसर कुछ भी आया। मान लो पहले वो 5 मीटर चला, फिर वो 10 मीटर चला, दोनों को जोड़ा 15 मीटर आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले 8 मीटर गया और फिर फिर देखो पहले 8 मीटर गया, फिर 10 मीटर लौट आया, वापस लौट आया, तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18, जो 0 से छोटा है, तो आंसर कितना आया, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। और 0 का मतलब कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर लौट आया, तो वो हो गया 0, ठीक। आगे बात करते हैं, ये तो पढ़ लेना आप थोड़ा सा, ये बेटा नोट्स बनाते चलना एक एक चीज़ की। अगला समझो, स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड में भी देखो प्लस और 0 लिखा है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड,
CGS की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड और स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती हैं? तो देखो, पहला यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपने मोशन को कांस्टेंट रखता है, जैसे पहले वो 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसके बाद अगला 1 किलोमीटर सेम स्पीड से गया, फिर अगला के 1 किलोमीटर सेम स्पीड से गया, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे। वेरिएबल स्पीड का मतलब कि वो अलग अलग डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे या सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करे, तो वेरिएबल स्पीड हो गई। जैसे फिर एवरेज स्पीड, इसका फार्मूला होता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी स्पीड जो बहुत छोटे टाइम में हो, मिली सेकेंड में, बहुत कम सेकेंड में, इसके लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। इसका फार्मूला dx/dt होता है। बेटा ये लेसन पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना और डिफ्रेंसिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस की ये 2 टॉपिक अगर नहीं आते तो आप इस लेसन के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ये तो मैं आपको केवल एक नोट्स दे रहा हूँ बस। ठीक, अब सुनो, स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं जो आपके बाइक में लगा हुआ होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमें स्पीडोमीटर चाहिए। फिर बात करेंगे वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समझो, स्पीड में क्या था, किसी भी तरीके का वो हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। ठीक, दूसरी वेलोसिटी का दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी, अब वेलोसिटी स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन ना हो तो चलेगा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स होता है। वेलोसिटी की यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी सेम होती है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वही यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, सेम वैसे जैसे पहले थी वेलोसिटी में, स्पीड में थी नहीं उसी तरह वेलोसिटी में है। क्लियर हो गया इतना? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हो गई। ठीक है भैया, चलो आगे बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने डिफिनीशन नहीं लिखी है, पहले वाली सेम होगी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। समझो, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगली बात, कैनेमैटिक्स फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैनेमैटिक्स फार्मूला क्या होगा? हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, लेकिन यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस VT। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तीसरा होगा s इज इक्वल टू VT। ये तीनों फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगला क्या दिया, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी कभी डिपेंड नहीं करती। तुम कहाँ से चले हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम कहाँ पहुँचे हो इससे मतलब है। अगला, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल। ये भी डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी तुम कितनी देर रुके हो। रुकने से वेलोसिटी को क्या मतलब, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द राइट ऑफ द ऑरिजिन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑरिजिन के राइट साइड जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ऑरिजिन मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट, जहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, और उससे अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगी। फिर क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड द मेंटेन इट्स मोशन। मोशन को रिक्वायर्ड करने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, मेंटेन करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। बाकी अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये सब नोट पॉइंट हैं, स्टार बने हुए हैं, इनको आप नोट करते चलिएगा। इफ वेलोसिटी एट एनी बॉडी विथ टाइम दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से समझ के लगाइएगा, क्योंकि इन्हें मैं यूट्यूब के वीडियो में ही समझा पाऊँगा। फिर भी आप क्वेश्चन नोट कर लें, कोशिश करें कि आप इन्हें समझें। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. It start from point A and moves anti-clockwise. Find the distance traveled by the particle as it moves from A to B, moves from A to C, moves A to D, completes one revolution. Also find the magnitude of displacement in each case. Okay, चलिए ये इसका हमने सोल्यूशन दे दिया है, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को आसानी से। ठीक है, 2 क्वेश्चन सेम इसी तरह मैंने और दे दिए हैं। बात करेंगे एक्सेलरेशन की। समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई भी वेलोसिटी, अब यहाँ देखो 2 बार रेट आएगा,
एक तो चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, ऊपर से विच टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। डायमेंशन फार्मूला इसका LT-2 होता है, M0 लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेम कंडीशन, वही एक्सेलरेशन टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, फार्मूले आपके सामने दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि जब कोई बॉडी अपने व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी। चलो ठीक है, ये डिफिनीशन से केवल आपको लिखनी है, बाकी समझने के लिए तो आपको यूट्यूब के वीडियो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले दिए हैं आपको। अब पॉजिटिव निगेटिव टू टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, समझिएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डिक्रीज हो रही हो तो निगेटिव। ये क्वेश्चंस हैं बेटा, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा, डिफ्रेंशिएशन। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो ये क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चंस, बाकी तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ही। ये मानिए ये सब चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये देखिए, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, ये 4 होते हैं टोटल। ठीक है, ये डेरिवेशन है आपका। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन का आपको डेरिवेशन दिख ही रहा होगा। एक्सेलरेशन A=dv/dt, देखो फॉर्मूला होता है। अगर t को इधर भेज दो तो dv=a/dt हो गया। t=0, जब टाइम कुछ नहीं होगा तो वेलोसिटी u होगी, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी है, जब t टाइम होगा तो वेलोसिटी v होगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग सेम काम, देखो इंटीग्रेशन हो गया vu dv। अब ये तो आप समझना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया पूरा। सेकेंड हाफ इक्वेशन मोशन हमने दिया है, नोट करते चलिए सब। इसके लिए यूट्यूब की वीडियो को जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए ये सेकेंड हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ठीक से देखते चलिएगा। आई एम श्योर आप नोट कर पा रहे होंगे। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो आपको फोर्थ दिख रहा होगा, वेलोसिटी =v जैसे भी लेट किया गया। अब इन सब के लिए इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते। देखो इंटीग्रेटिंग किया गया सब जगह। फिर ये न्यूमेरिकल्स, अब ये सारे न्यूमेरिकल्स जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सब इंटीग्रेशन पर डिपेंड है। चलिए जो भी है, सब नोट कर लीजिएगा पुश करके। बात करेंगे फ्री फॉल, द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द फ्रॉम ए स्मॉल हाइट, फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो बहुत स्मॉल हाइट से, नीचे से बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा ऊंचे से नहीं, बहुत नॉर्मल ऊंचाई से नीचे को गिरी हो, उसको बोलेंगे फ्री फॉल। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हवा ना चल रही हो तो दुनिया की कोई भी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी और उस पर ग्रेविटी लगेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन से देखो हमने नीचे दे दी हैं। फ्री फॉलिंग की 3 इक्वेशंस हैं। अब बात करते हैं, ये देखो समझो, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे को गिराई जाएगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन व्हेन ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकल अपवर्ड, अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाए तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जाएगी और जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये क्वेश्चंस हैं, नोट कर लें आप अगर चाहते हैं तो। अब बात करते हैं ग्राफ की। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ तब का है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हो तब। ठीक है, ये स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला आप नोट कर लें, tan θ = x2 - x1 T2 - T1। ये सबके लिए चेंज होता रहता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये आपको समझना है बेटा। देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ समझ लो। स्लोप के हिसाब से देखेंगे तो देखो A = dB/AD। dB का मतलब ये आपको dB दिख रहा होगा V, और AD का मतलब V/T। ठीक है, तो dB को हम लिख सकते हैं EB - ED, हमने लिख दिया। AD को लिखेंगे OE,
क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ई बी की वैल्यू वी देखिए फिगर में, और ई डी की वैल्यू यू, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर गया तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इसी को लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन सेम उसी तरह है, आपकी सिर्फ छाप लीजिए, बस नोट कर लीजिए, आपकी नोट्स एक तरीके से कंप्लीट रहे अच्छी सी, कि आपके नोट्स में कहीं कोई दिक्कत ना आए, बाकी तो आपको हम समझाएंगे ही पूरा। सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड हाफ इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा पूरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तक। ठीक, अब हम आपको बहुत सारे ग्राफ बता रहे हैं, देखो वेरियस ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कब का, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तब डिस्टेंस टाइप ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बताएगा। एंड स्लोप इज जीरो, ए बी। ठीक, सेकेंड, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो ग्राफ ऐसे होगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अगला थर्ड क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड और स्पीडिंग अप मोशन, जब ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा हो समझ जाओ मोशन मूव कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। ठीक, ये इंक्रीज करने का ग्राफ है। और जब ग्राफ देखो फोर्थ वाला, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिक्लेयर्ड और स्पीडिंग डाउन, जब कोई ग्राफ नीचे की ओर आ रहा हो समझ जाओ स्पीड कम हो रही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब तो स्पीड ही होता है ना, डिस्टेंस मतलब स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब समझो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा हो तो ऐसे बनेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग नहीं हो सकती। देखो टाइम तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो ये गलत है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, बन ही नहीं पाएगा। और जो आप 6 वाला ग्राफ देख रहे हैं ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बना के दे दिया गया। मान लो कोई पेपर में आए तो आप नीचे लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल, कंडीशन पढ़ लीजिए आप। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द सेम इंस्टेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। चलो समझिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहला देख लो, ये जब बॉडी क्या हो, रुकी हुई हो, तो ये जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो तो ये वेलोसिटी का हो जाएगा ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको बताएगा, वेलोसिटी को, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बताएगा, स्पीड को। फिर अगला, ये ग्राफ नहीं बन पाएगा, कटा हुआ है बेटा, सॉरी ये गलत हो गया था, काट दिया गया था। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जब अपवर्ड कर रहा हो, बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। ये देखो इस वाले में, फोर्थ वाले में डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, जब वेलोसिटी इसकी कम हो रही हो, ये कैसे होगी आप यूट्यूब पे समझिएगा अच्छे से। फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, एक टाइम के साथ धीरे धीरे करके वेलोसिटी घटती 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 एकदम घट गई, देख लो फिफ्थ वाले में। 6 वाले में अचानक बढ़ती है, दिख रहा है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। पहला जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, सॉरी जब रेस्ट पे हो, एक्सेलरेशन हो ही ना रहा हो। दूसरा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तीसरा आपको ये दिख ही रहा है, इफ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी यू एंड देन इट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन ओ। समझो ध्यान से, ये बीच कंडीशन लिखना है, एक एक चीज़ें, तभी समझ में आएगा बेटा। इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस चैप्टर में ग्राफ ही सब कुछ है। तो पहले आप कॉपी में बना लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद तो मेरा काम ही, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, एक एक ग्राफ के बारे में डिटेल से वीडियो बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, देखो दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ हमने बता दिया आपको। स्पीड और टाइम मिलके क्या बनेगा, फिर एक्सेलरेशन ही बनेगा, लेकिन देख लो आप कई तरीके से, दिख रहा होगा आपको क्लियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने कई टाइप आपको दिए हैं। पॉज कर करके 1 बाय 1 लिखते चलिएगा। हम समझा नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो 1.5-2 घंटे का चला जाएगा, वो आपको बोरिंग लगेगा। बोरिंग तो अभी भी लग रहा होगा, फिर भी केवल आप नोट कर लें बस यहाँ से। अभी केवल नोट कर लीजिए, इसके बाद 1 बाय 1 आपको वीडियोस दिए जाएंगे।
ये बेटा कॉन्सेप्ट मैप है, इसमें आपको समझना क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। देखो कॉज ऑफ मोशन, मोशन विदाउट मोशन, कॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे डायनामिक्स होगा, विदाउट कॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो काइनामेटिक्स, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, प्रॉपर्टी में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स, ठीक। फिर इनके टाइप्स हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही सब जो चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी हैं सब ग्राफ की तरह हैं पूरा, ठीक है। वीडियो हम आपको कल से 1 बाय 1 एक एक वीडियोज एक एक टॉपिक पे एकदम डीपली अपलोड होंगे और आप ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करिएगा। इतना ध्यान दे, जो लोग 11th को मजाक में ले रहे हैं बेटा, नीट, IIT, एयरफोर्स, नेवी, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर 70% क्वेश्चन 11th के ना आते हों। तो सो प्लीज़ आप 11th को 11th समझ के या ऑनलाइन के चक्कर में अपने आप को इतना ना बर्बाद कर दें कि आप आगे कोई एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाएँ। किसी भी चीज़ को डीप पढ़िएगा, एकदम अंदर तक जा करके, एक एक चीज़ टीचर से पूछ के पढ़िए जब तक डाउट ना क्लियर हो। मैं तो कहता हूँ साइड बुक ले लीजिए, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सबको पहले तो आप सभी को बहुत बहुत सारा थैंक्स कि आप सब लगातार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इतना सारा प्यार भी दे रहे हैं, इसे शेयर भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप बहुत से लोगों को शेयर भी करेंगे ताकि जिनके पास ये नोट्स नहीं है अच्छे से डिटेल में नोट्स बन जाए। ओके, थैंक यू बेटा।